हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग आज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को कवर करेंगे और जानेंगे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को अगर हमें वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना समय बिताए हुए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला नियम क्या बोलता है। चलिए पढ़ते हैं। ये बोल रहा है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों के तीनों सेम प्लेन में लाई करेंगे। ठीक है, चलिए फिगर से समझने देखिएगा। मान लीजिए ये हमारे पास एक मिरर है ना, हॉरिजॉन्टल मिरर है, और इस मिरर पर एक इंसिडेंट रे यहाँ से आ रहा है। ये हमारा आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे है, और ये ब्लू जो एरो है ये हमारा नॉर्मल है इस सरफेस पे। ठीक, तो बोला ये गया है इस नियम में कि तीनों जो रे हमने अभी बनाया है ये तीनों रे एक ही प्लेन में लाई करेंगे। तो अगर हमें इसी नियम को वेक्टर फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना हो, लिख करके बताना हो किसी दूसरे को, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे बताएंगे। तो देखिए तरीका क्या है, देखिएगा। अगर हम यहाँ पर बोले इस फिगर में इंसिडेंट रे को हम मान लीजिए एक वेक्टर की तरह मानते हैं, और इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है मान लीजिए हम इसको बोल देते हैं आई कैप। ठीक है, सिमिलरली नॉर्मल के डायरेक्शन में जो हमारा वेक्टर है यूनिट वेक्टर, उसको मान लीजिए हम एन कैप लिखते हैं। कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर ऐसा होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है ना, ये आपको मालूम होगा। अच्छा, तीसरा जो आपको ये दिख रहा है रिफ्लेक्टेड रे, ये इसके डायरेक्शन में हम मान लेते हैं यूनिट वेक्टर है आर कैप। ठीक है, अच्छा, तो 3 रे हो गए, मतलब इन तीनों रे का जो डायरेक्शन होगा उसको रिप्रेजेंट करने वाला हमने एक 3 यूनिट वेक्टर मान लिया, आई कैप, एन कैप और आर कैप। ठीक है, अभी इस नियम में बोला गया है कि तीनों के तीनों रे एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि 3 वेक्टर ये जो मैंने अभी बनाया है ये तीनों वेक्टर कैसे होंगे, कोप्लेनर। और 3 वेक्टर अगर कोप्लेनर हैं तो इसका मतलब कि तीनों वेक्टर का जो ट्रिपल प्रोडक्ट होगा, यानी कि इसको बॉक्स प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ये 0 होगा। तो यही है इस पहले नियम का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको कि ये है क्या बेसिकली, ट्रिपल प्रोडक्ट कहाँ से आ गया है ना, कैसे इसका मीनिंग क्या है। देखिएगा, देखिए जैसे कि मैंने बोला कि अगर हम आई क्रॉस आर करते हैं, आई क्रॉस आर मतलब कि 2 वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं ना, तो ये बताइए कि यहाँ पर आई है और ये आर वेक्टर है, इन दोनों का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर होता है, और जो वेक्टर हमें क्रॉस करके मिलेगा ना वो वेक्टर इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। मतलब आई वेक्टर और आर वेक्टर को जब हम क्रॉस करेंगे तो आई क्रॉस आर जो मिलेगा वो आई के भी परपेंडिकुलर होगा और आर के भी परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब कि आई और आर जिस प्लेन में है उस प्लेन के परपेंडिकुलर मिलेगा आई क्रॉस आर। इसका डायरेक्शन आप निकालते भी हैं राइट हैंड थंब रूल से, है ना, लेकिन उतना करने की भी ज़रूरत है नहीं। बस आप जान लीजिए कि आई क्रॉस आर करेंगे तो आई क्रॉस आर का डायरेक्शन आई और आर दोनों के परपेंडिकुलर होगा, उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अब ये बताइए कि अगर वो आई क्रॉस आर प्लेन के परपेंडिकुलर है तो प्लेन में तो हमारा एक तीसरा वेक्टर एन भी है। इसका मतलब बोल सकते हैं कि हमारा जो आई क्रॉस आर है ये एन वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा। हाँ, अच्छा, तो ये बताइए आई क्रॉस आर अब एक सिंगल वेक्टर हो गया और एन कैप ये दूसरा वेक्टर हो गया, है ना। अब ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, तो क्या हमें मालूम है कि 2 वेक्टर जिसका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है वो आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, राइट। तो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, तो हम इस दोनों को डॉट निकाल के क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। और ये जो मैंने अभी लिखा ना आई क्रॉस आर डॉट एन बराबर 0, इसी को हम एक इस तरीके से ट्रिपल प्रोडक्ट के फॉर्म में या फिर बॉक्स प्रोडक्ट के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं।
इसका मीनिंग यही है, IRN, ये जो बॉक्स में लिखा हुआ है इसका मतलब यही होता है कि दो वेक्टर का क्रॉस और तीसरे वेक्टर का डॉट करके उसका वैल्यू 0 है। और ये हम कब अप्लाई करते हैं? ये हम अप्लाई करते हैं जब तीन वेक्टर कोप्लेनर वेक्टर होते हैं, ठीक है ना। तो कोप्लेनर वेक्टर का हमेशा जो ये ट्रिपल प्रोडक्ट होगा इसका वैल्यू कितना होता है? 0 होता है, ठीक है। तो ये था हमारा रिफ्लेक्शन का पहला नियम इन वेक्टर फॉर्म कि तीनों का ट्रिपल प्रोडक्ट कितना होगा? 0 होगा, ठीक है। चलते हैं रिफ्लेक्शन के दूसरे नियम की तरफ। देखिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का दूसरा नियम क्या बोलता है? ये बोलता है, ये भी सिंपल है, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा वो हमारा आपस में इक्वल होगा, है ना। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फिगर से देखते हैं, देखिएगा, ये हमारा मिरर हो गया, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के बीच का जो एंगल है ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल हो गया उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दोनों एंगल आपस में बराबर होगा, ठीक है। अब इसी को अगर हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए, तो मैंने मान लिया कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई कैप है, नॉर्मल के डायरेक्शन में एन कैप है, और रिफ्लेक्टेड रे के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आर कैप है, ठीक है। अच्छा, देखिए, इस डायग्राम में आई कैप जो हमने वेक्टर बनाया है, ये बताइए इसका डायरेक्शन किधर है? इसका डायरेक्शन इधर नीचे की तरफ है ना। एरो आपका इसका देखिएगा नीचे की ओर है ना। तो अगर हम आई कैप इस डायरेक्शन में हमारा है, तो अगर हम इसको पलट दें, इसका डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, तो हम क्या उसको आई कैप की जगह माइनस आई कैप लिख सकते हैं? हाँ, माइनस आई कैप का मतलब वह यूनिट वेक्टर जो आई कैप का जस्ट ऑपोजिट होगा, राइट। और बाकी को आर वेक्टर और एन वेक्टर तो सेम टू सेम रहने दिया। तो अगर हम बस आई वेक्टर को पलट लेते हैं तो उसका डायग्राम कैसे बनेगा? देखिएगा, क्या बिल्कुल ऐसा ही बनेगा, जिसमें ये हम इसको लिख सकते हैं हम माइनस आई कैप, इसको लिख सकते हैं नॉर्मल एन कैप, और रिफ्लेक्टेड आर कैप लिख सकते हैं। हाँ, ये हमारा थीटा एंगल था और ये भी हमारा थीटा एंगल था, राइट। अच्छा, अब देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा वेक्टर एडिशन का ये हो जाएगा। देखिए, अगर हम इस दोनों वेक्टर को माइनस आई कैप और आर कैप, इन दो यूनिट वेक्टर को अगर हम ऐड करते हैं, वेक्टर सम करते हैं, तो बताइए आपको वेक्टर सम करने से क्या मिलेगा? तो अगर हम माइनस आई कैप और प्लस आर कैप करते हैं, दो वेक्टर का एडिशन, तो हमें क्या मिलेगा? हमें इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा यही मिलेगा। हाँ, अब रिजल्टेंट जो वेक्टर मिलेगा, अब ये बताइए वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं? उसका मैग्नीट्यूड और इनटू उसका डायरेक्शन, है कि नहीं। तो मैग्नीट्यूड मान लीजिए इस बॉक्स में लिख दिया और इनटू उसका डायरेक्शन। अब ये बताइए कि जो हम इस दोनों वेक्टर को जोड़ेंगे जब माइनस आई कैप और आर कैप को, तो दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर किधर आएगा? इन देखिए, दोनों एक यूनिट वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो दोनों को जब आप जोड़िएगा तो एंगल बाइसेक्टर के अलॉन्ग ही आएगा रिजल्टेंट। मतलब इस नॉर्मल का जो डायरेक्शन है, इसी डायरेक्शन में हमारा नॉर्मल ये रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, राइट। तो ये बताइए कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर है अगर नॉर्मल के ही डायरेक्शन में है और इस डायरेक्शन में हमने यूनिट वेक्टर को मान रखा है एन कैप, तो नॉर्मल का वेक्टर और इन दोनों का रिजल्टेंट का वेक्टर क्या दोनों का सेम डायरेक्शन होगा? हाँ, तो अगर डायरेक्शन सेम है तो हम इस दोनों के रिजल्टेंट वाला डायरेक्शन को हम एन कैप के डायरेक्शन से लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। और एन कैप होता ही है, यूनिट वेक्टर है ना, इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है, अगर 1 से गुना हो जाए तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन इसका डायरेक्शन हमारा काम का आएगा, क्योंकि एन कैप का डायरेक्शन वही होगा जो इस दोनों वेक्टर के एडिशन का होगा, ठीक है। अच्छा, तो इन दोनों वेक्टर का एडिशन का डायरेक्शन तो मिल गया। अब चलिए बात करते हैं इन दोनों वेक्टर को जब हम जोड़ेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा। तो देखिए, इसका मैग्नीट्यूड 1 है और आर कैप ये भी यूनिट वेक्टर है तो इसका भी मैग्नीट्यूड 1 ही होगा, ठीक है। अब हम इन दोनों वेक्टर को ऐड कैसे करेंगे? ध्यान से देखिएगा, कंपोनेंट वाले तरीके से हम यहाँ से क्या करेंगे? नॉर्मल बना लेंगे, है ना। ये नॉर्मल बना दिया,
यहाँ से भी हम क्या करेंगे, नॉर्मल बना लेंगे। ठीक है, अब नॉर्मल बनाएंगे तो ये बताइए इस वेक्टर माइनस आई कैप का यानी कि 1 का कितना कंपोनेंट आएगा इस n वेक्टर वाले डायरेक्शन में, कितना आएगा। तो इसका वैल्यू 1 है और ये एंगल थीटा बना रहा है, इसका मतलब इसका कंपोनेंट कितना आएगा, 1 cos थीटा। तो यहाँ से इसका जो वैल्यू आया, कंपोनेंट आया, वो आया 1 cos थीटा। सिमिलरली r वाले डायरेक्शन से भी हमारा कंपोनेंट कितना आएगा, 1 cos थीटा। तो दोनों तरफ से कंपोनेंट आ रहा है 1 cos थीटा 1 cos थीटा। अगर आप इन दोनों को जोड़ लेते हो, क्योंकि रिजल्टेंट निकालना है ना, रिजल्टेंट का मतलब जितने भी कंपोनेंट आ रहे हैं सबको जोड़ लो। तो अगर आप जोड़िएगा तो यहाँ पर कितना आएगा, 1 cos थीटा प्लस 1 cos थीटा यानी कि 2 cos थीटा आएगा। हाँ, अब देखिएगा क्या ये जो हमने कंपोनेंट जोड़ा है n वाले डायरेक्शन में, क्या बस इतना ही होगा रिजल्टेंट। हाँ, यही होगा, क्योंकि देखिए जब आप दूसरा कंपोनेंट निकालने जाइएगा इधर हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट, तो इधर आएगा 1 sin थीटा, और आई वाला भी अगर निकालेगा इधर कंपोनेंट तो ये भी आएगा 1 sin थीटा। अब देखिए 1 sin थीटा इधर भी है, लेफ्ट में भी राइट में भी, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो केवल कौन सा कंपोनेंट ऐड होगा नॉर्मल वाले डायरेक्शन में, कितना ऐड होकर कितना मिलेगा, 2 cos थीटा। तो इन दोनों वेक्टर का माइनस आई कैप और आर कैप, इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 2 cos थीटा, और डायरेक्शन कितना हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा n कैप के डायरेक्शन में। तो ये एक्सप्रेशन समझ में आ गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा इसमें जो हमने cos थीटा लिखा है, इस cos थीटा को अगर हम ये क्या हम लिख सकते हैं, देखिएगा यहाँ पर वेक्टर जो हमारा माइनस आई कैप और n कैप है, इन दोनों वेक्टर का अगर हम डॉट निकालते हैं, है ना, इधर कर लेते हैं। देखिए माइनस आई कैप और n कैप, अगर हम इन दोनों का डॉट निकालते हैं तो डॉट, दो वेक्टर का डॉट कैसे निकालते हैं, a डॉट b बराबर ए बी cos थीटा, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा, बताइए a की जगह है माइनस आई, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1, क्यों, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, इनटू, है ना, b की जगह कौन है, n कैप, तो इसका भी मैग्नीट्यूड 1 होगा क्योंकि ये भी यूनिट वेक्टर है, इनटू इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, cos थीटा। तो हम इसका मतलब बेसिकली इन दोनों का जो डॉट होगा हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं cos थीटा के बराबर होगा 1 इंटू 1 इंटू cos थीटा। ठीक है, मतलब कि हम इसमें cos थीटा का वैल्यू हटा करके ये लिख सकते हैं। तो अगर ये लिखेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, माइनस आई कैप प्लस आर कैप इज इक्वल टू 2 इंटू, बताइए cos थीटा क्या लिख सकते हैं, माइनस आई कैप डॉट n कैप। ठीक है, और बाहर में इसका डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, n कैप, ये हो सकता है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो देखिएगा इस माइनस आई कैप को हम उधर राइट में भेजेंगे तो इधर बचेगा आर कैप इक्वल टू आई कैप, इधर आ जाएगा, और यहाँ देखिए ये माइनस लगा हुआ पहले से, तो -2 आई कैप डॉट n कैप, है ना, इनटू डायरेक्शन हो गया n कैप। तो ये जो हमारा वेक्टर है ना, आई आर और n, इन तीनों डायरेक्शन को हम इस तरीके से लिंक कर सकते हैं, और इस एक्सप्रेशन से हमें ये पता चलेगा कि हमने दोनों एंगल को बराबर किया है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दैट मीन्स हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकंड नियम, एंगल आई बराबर एंगल आर, इसको हमने प्रूफ किया है। तो ये हमारा स्टेटमेंट है, और इसको अगर वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, आर कैप इक्वल टू आई कैप माइनस 2 आई डॉट एन इंटू एन कैप। तो ये हो गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का जो सेकंड नियम है उसका वेक्टर फॉर्म। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।